अच्छा, प्लॉट खरीदते टाइम या लैंड खरीदते टाइम किस दिशा को आप सबसे ज्यादा शुभ मानते हो और किस दिशा को आप सबसे ज्यादा अशुभ मानते हो? दक्षिण दिशा अशुभ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छा है तो वो दक्षिण मुखी मकान या दुकान ले सकता है। ये कैसे पता करें कि ये लैंड श्रापित है या नहीं है? सिंपल सा है, आपको उस पे उगी हुई घास से ही पता चल जाएगा। गजेंद्र मोक्ष का 1008 पाठ करवाइए, आप देखिए अच्छे से अच्छा वशीकरण खत्म हो जाता है। आपके हिसाब से वास्तु के अकॉर्डिंग जमीन मेल के नाम लेनी चाहिए या फीमेल के नाम लेनी चाहिए? डिपेंड, अगर आपका मंगल अच्छा है तो मेल के नाम पे ले लो। मैम, न्यू कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी हम बात करते हैं, अगर कोई नया घर बना रहा है तो क्या क्या वास्तु कंप्लायंसेस का वो ध्यान रखें? फर्स्ट एंट्री, सेकंड किचन, थर्ड वॉशरूम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। अगर नया घर खरीदने वाले हो, नया प्लॉट लेने वाले हो, कॉमर्शियल लैंड हो, रेजिडेंशियल लैंड हो, या कोई फार्मिंग लैंड लेने वाले हो, या फिर नया कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, शॉप बनाने वाले हो, मार्केट बनाने वाले हो, घर बनाने वाले हो, मॉल बनाने वाले हो, या कुछ भी फैक्ट्री बना रहे हो, कुछ भी इम्प्लांट कर रहे हो, या फिर अपने घर का रिनोवेशन कराने वाले हो, इन तीनों प्रोस्पेक्टिव में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वास्तु। अगर आपने अपने घर का, अपनी जमीन का, अपनी शॉप का सही से वास्तु कराया हुआ है या खुद करा हुआ है, तो जो आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व होते हैं, वो बैलेंस्ड रहेंगे। अब वो बॉडी के 5 तत्व कैसे बैलेंस्ड रहते हैं, या वो घर या वो प्रॉपर्टी आपके लिए किस तरीके से बैलेंस्ड होती है, वो अगर आपको सीखना है या समझना है तो जरूरी है कि आप ये वाला पॉडकास्ट पूरा देखें। क्योंकि देखो, आजकल क्या है, बहुत सारे मिथ फैल रहे हैं मार्केट में कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाओ, उस पे रेड टेप लगा दो, रेमेडीज हो गई। कुछ लोग पिरामिड लगा देते हैं प्लास्टिक की आपकी छत में, कुछ लोग स्टोन डलवा देते हैं, कहीं फाउंटेन लगवा देते हैं, कोई नीली दीवार लगवा देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, और सही रेमेडीज होती हैं नहीं होती हैं? क्या वास्तु दोष में रेमेडी करना कारगर भी होती है? अब देखो, हर चीज का तो ऐसा कह नहीं सकते कि हर चीज का सॉल्यूशन है। कई बार ऐसी बीमारी भी हो जाती है कि भाई नहीं ठीक हो सकती, तो नहीं ठीक हो सकती, आपको बीमारी हटानी पड़ेगी। जैसे गैंग्रिया हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं भाई उंगली काटनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो वास्तु में भी सेम चीजें हैं, लेकिन अगर वो समझनी है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पॉडकास्ट। क्योंकि आज जो मेरी गेस्ट है डॉक्टर मोनिया सिंह, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट है। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैम, बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु प्रैक्टिस कर रही हैं। आपने इनके बहुत सारे वीडियोस, पॉडकास्ट ऑलरेडी देखे होंगे। लेकिन ये पॉडकास्ट हम थोड़ा सा ऐसा रखेंगे कि हर एक छोटे आदमी की, व्यापारी की, जॉब वाले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप ये पूरी 1 घंटा अपना दो और वास्तु के बारे में कंप्लीट सीख लो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि अगर कोई नया प्लॉट खरीद रहा है या कोई जमीन खरीद रहा है, तो वो कैसे उस लैंड की एनर्जी को चेक करे और कैसे पता करे कि वो उसके लिए शुभ है या अशुभ है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि जो जमीन है, भूमि, हम क्योंकि लैंड की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग तरीके की लैंड होती है। कमर्शियल लैंड हो गई, हाउसिंग लैंड हो गई, या फिर आपकी फार्मिंग लैंड हो गई। भूमि है तो दिस इज अ मार्स। तो मार्स की एनर्जी चेक करने का एक सबसे अच्छा जो और बहुत ही कॉमन वे होता है, वास्तु में सबसे ज्यादा प्रचलित जिसे बोलते हैं, वो होता है कि आप अपने जमीन, जो भी आपने प्लॉट लिया है, पहली चीज वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके सेंटर में खड़े होके, बिल्कुल सेंटर में खड़े होना है आपको, और आपको वहां पे 2 फीट का गड्ढा खोदना है, और उसमें जितना पानी भर सकते हैं उतना आप भर दीजिए एंड होल्ड इट फॉर नाइट। उसको रात भर छोड़ दीजिए। सुबह जब आप जाएंगे तो वो पानी कितना अंदर सूखा है या कम हुआ है, या वो सेम समतल बना हुआ है, उसकी कंडीशंस देख के और उसके तापमान को देख के, क्योंकि पानी है तो मिट्टी भी ऑब्जर्व करेगा, कीचड़ भी बनेगा, मड भी इकट्ठा करेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि लैंड अच्छी है या नहीं है। अब कोई खुद ही कहता है कि मैम मैं बजट नहीं है मेरा, इतना ऐसा नहीं है, मैं खुद चेक करना चाहता हूँ, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप जो भी लैंड ले रहे हो, सेंटर ऑफ द लैंड में खड़े हो जाइए, ईस्ट फेसिंग करके खड़े हो जाइए, और सबसे पहले नाड़ी चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी है तो बेटर है, चंद्र नाड़ी है तो महिला के लिए बेटर हो सकती है, वहां पे रोग भी आ सकते हैं, रोग विकार भी आ सकते हैं। और या फिर आप अपने लेफ्ट हैंड पे अपनी 3 फिंगर से यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो आपके 3
पल्स चल रही होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट पल्स जो है वो पॉजिटिव है, सेकंड पल्स जो है वो ठीक ठीक है, एवरेज बोलेंगे, थर्ड वाली जो पल्स है वो निगेटिव है, यानी कि अगर आपकी थर्ड पल्स ज्यादा एक्टिव है दैट मींस दैट लैंड इज नॉट गुड। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर हम एक छोटे से बेसिक्स में रखें तो आप सिर्फ पल्स पे ध्यान दीजिए, हमें लैंड सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हमारी तीसरी पल्स निगेटिव पल्स है, तो वी शुड नॉट ऑप्ट दैट लैंड व्हेन आवर थर्ड पल्स इज एक्टिव टू मच एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। अब ये करेगा कौन? जिसके नाम पे लैंड है। कई बार ऐसा होता है कि पति ने पैसा लगाया और पत्नी के नाम पे घर खरीद लिया। अब पति सोचता है कि मेरी तो पत्नी के नाम पे घर खरीद लिया, मेरा तो टैक्स बच रहा है, पर टैक्स बचाने के चक्कर में उन्होंने नाड़ी अपनी चेक कर ली और घर पत्नी के नाम पे है। अब वो कह रहे हैं 5 साल बाद कि मैम जब से घर बनाया हमारे घर में बीमारियां बहुत सारी हैं। उनके यहाँ जब वास्तु करने में गई तो पता चला पत्नी के नाम पे उनके, जब मैंने मैप मांगा तो उसी पे लिखा हुआ था श्रीमती करके उनका नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा ऐसा है सैनी साहब, पहली चीज तो ये कि भाई ये जो है ना ये आपकी पत्नी के नाम पे है, आपके नाम पर घर नहीं है, तो वास्तु पत्नी के हिसाब से होगा। पता चला पत्नी का चंद्रमा कमजोर और चंद्रमा की ऊर्जा ही उस धरती पे सबसे ज्यादा एक्टिव थी, तो इंसान को तो बीमार होना ही है। तो ये चीजें हैं कि आप 2 फीट का गड्ढा खोद लीजिए, उसमें पानी रात भर छोड़िए, सुबह देखिए कि उसमें कीचड़ बन रहा है या सिर्फ पानी पानी की तरह भी रह सकता है। जमीन अगर अच्छी है तो उसमें कीचड़ नहीं बनेगा, शुद्ध पानी रहेगा, और नहीं तो पानी कम होगा। अगर कम हो रहा है तो यानी कि एनर्जी वहां पे सही नहीं है। नेक्स्ट चीज, आप अपनी नाड़ी चेक कर लीजिए। थर्ड चीज, अपनी तीनों पल्स चेक कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। शुरू की 2 पल्स अच्छी हैं, थर्ड पल्स अगर आपकी बहुत एक्टिव है तो बिल्कुल मत लीजिए उस लैंड को, आपके यहाँ बीमारियां आएंगी आएंगी, आप चाहे कितना इलाज करा लो। अच्छा, एक लॉजिकल तरीके से बताओ आप, साइंटिफिक तरीके से, कि उस जमीन को या घर को कैसे पता चल जाता है कि ये जो पेपर्स हैं या जो ये प्रॉपर्टी हुई है ये इस व्यक्ति के नाम है, इस व्यक्ति के नाम नहीं है? उसमें होता ये है कि जब हम वास्तु में जाते हैं तो हम वास्तु पूजन कराते हैं, ठीक है। वास्तु पूजन जब हम कराते हैं तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी चीज है कि जब भी कोई पूजन होती है ना तो महिला के हाथ को शुभ माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है। कायदे से पंडित जब एक मंत्र होता है जिसको जब वो उच्चारण करते हैं तो उसमें वो पूरा पूछते हैं, ठीक है, घर किसके नाम पे है, किसके नाम से खरीदा गया, किस दिशा में है, किस गांव में है, किस शहर में है, वो सब पूछते हैं। और उन मंत्रों के द्वारा उस जमीन को वो ऊर्जा दी जाती है, ऐसे हाथ लगा के, ठीक है। तो जब वो ऊर्जा दी जा रही है, अब सपोज मैं पंडित हूं और आप लैंड खरीद रहे हो, मैंने कहा ध्रुव ने जमीन खरीदी गाजियाबाद के इस प्लॉट पे, ठीक है। अब जमीन तो भारती के नाम थी, ऊर्जा मैं ध्रुव से लेके कह रही हूँ भगवान जी आप इसका कृपा बनाए रखे, ये सब अच्छा हो जाए जी। तो आप क्यों कर रहे हो जब वो आपके नाम पे है ही नहीं? तो लॉजिकल है, आपका पंडित ही आपको मंत्र बोल के सब कुछ बता रहा है। हमारे भारतीय, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे ही संस्कृति में ही सब कुछ है, आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से पंडित जी जब संकल्प लेते हैं तो वहां पे वो सब पूछते हैं, आप किस नगर में रहते हो, किस गांव में रहते हो, किस क्षेत्र में रहते हो, किस दिशा में रहते हो, आपका नाम क्या है, आपके घर के मुखिया का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है। तो जब सबका नाम लिया जा रहा है तो जब वास्तु की पूजा होती है ना तो वहां पे ये चीज ऐड होती है कि ये मकान किसके नाम पर निर्मित हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, वास्तु ऊर्जा है, धरती ऊर्जा है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति उससे, जिसके नाम पे सोल प्रॉपर्टी जिसकी है, वो आपने पितरों के बारे में सुना होगा, कहते हैं कि अगर बड़ी सी गांव की जमीन है फार्मिंग की, तो इसको अगर आपको बेचना है और गलती से उस पे वो पित्र की जो छोटी छोटी कुटिया सी बनी होती है वो बनी हुई है, तो पहले आप अपने पितरों को स्थान दीजिए, ठीक है। आप ये भी क्वेश्चन कर लो कि पितरों को कैसे पता चल रहा है कि मेरा स्थान बदल रहा है, या मेरा बेटा, तीसरी पीढ़ी के बेटे ने वो मकान बेच दिया। ऊर्जाएं हैं, चलित ऊर्जाएं हैं, अचल ऊर्जाएं हैं, चल ऊर्जाएं हैं, इन्हें सब पता होता है। और इन ऊर्जाओं का संचार हमारे ही वैदिक मंत्रों के द्वारा किया जाता है जी। हमने कर दिया, वो हो गया। बाद में पता चला सैनी जी की वाइफ की थी, अब सैनी जी कह रहे हैं मैं क्या करूं तो मैंने कहा भाई सैनी जी आपकी पत्नी को बुलाइए, क्योंकि ये घर तो आपकी पत्नी के हिसाब से चेक होगा।
तो पत्नी कैसे आएंगी, पत्नी तो बिस्तर में पड़ी है। जी। अब पत्नी जब लगातार बीमार है, पैरों में उनके पस पड़ गया है, सब कुछ हो गया, तब उन्हें ध्यान है। और आप ये देखिए कि उनको बीमारी भी वही हुई जो चंद्रमा का कारक होता है, पस पड़ना, पेट में पानी भर जाना, पानी से रिलेटेड ही बीमारी हो रही है। और उनको डॉक्टर ने सबसे ज्यादा बोला कि आप पानी ही नहीं टच करोगे। हो गई बीमार आप, अब करते रहो आप लोग कुछ भी। वास्तु कितने कितने कंसल्टेंट को बुला लो, जब ऊर्जा ही आपने इधर उधर मिसमैच कर दी, ठीक है, तो फिर आप वहां कुछ नहीं कर सकते। तो 2-3 चीजें हैं, जिसमें एक चीज और ऐड करूंगी। हमेशा जब भी आप जमीन खरीदें, चाहे वो किसान की हो या वो मकान की हो या वो दुकान की हो, उसके नॉर्थ में खड़े होके और दक्षिण की तरफ स्केल से या जिस भी तरीके से आप चेक करवा रहे हैं, ये देख लें कि दक्षिण की दिशा थोड़ी सी जमीन उठी हुई होनी चाहिए। अगर वो नहीं उठी है तो मेक इट श्योर कि जब आप उसकी नींव डलवाते हैं या बाउंड्री करवाते हैं तो उसका ढलान ऐसा करिए कि नॉर्थ की तरफ वो नीचे आए और साउथ की तरफ वो ऊपर उठ जाए। ओके। और वो थोड़ी सी तिरछी नहीं होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपने कोई जमीन खरीदी, आप कह रहे हो मैंने तो पूरी स्क्वायर खरीदी है, पर जब खड़े होके देख रहे हो तो वो हल्की सी तिरछी है, तो आप उसको स्क्वायर बनाओ, क्योंकि स्क्वायर लैंड की ऊर्जा हमेशा अच्छी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप रेक्टेंगल ले सकते हो, तिकोना आप नहीं ले सकते, ट्रायंगल इज कंप्लीटली रिजेक्टेड केस है, आप नहीं ही यूज कर सकते। ये चीजें होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉमन मैन भी करेगा ना, कॉमन पर्सन भी अगर समझ जाए कि पत्नी के नाम पे घर लिया है तो ऊर्जा पत्नी की चलेगी, ठीक है। अब ऐसा जॉइंट फैमिलीज में बहुत होता है। आप जॉइंट फैमिलीज में जाइए, पिताजी के नाम पे घर है, बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब मेरे पिताजी हमें दे दे, या तो सीधे दे दे या उल्टे हाथ से दे दे, जैसे भी दे दे, ठीक है। पापा कहते हैं कि पिताजी कहते हैं अभी बंटवारा नहीं करेंगे जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है। पिता के नाम की प्रॉपर्टी से बच्चों को फायदा ही नहीं हो रहा है, और इसका लाइव टेस्टेड ट्रायल एग्जाम्पल फिजिकल तौर पे आई कैन गिव। पूरा खानदान खाली बैठा है सिर्फ इसलिए कि पिता के नाम पे प्रॉपर्टी थी और पिता के भाग्य से वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं थी। मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है और 25 लोग खाने वाले हैं, सिर्फ एक व्यक्ति चला रहा है उस घर को। तो ये चीजें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, और हमारे इन्हीं बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, सब जगह होते हैं। कोई इस पे ध्यान नहीं देता है, पर इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, प्लॉट खरीदते टाइम या लैंड खरीदते टाइम किस दिशा को आप सबसे ज्यादा शुभ मानते हो और किस दिशा को आप सबसे ज्यादा अशुभ मानते हो? दक्षिण दिशा अशुभ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छा है तो वो दक्षिण मुखी मकान या दुकान ले सकता है। फार्मिंग की जमीन में हम दिशाओं को इतना नहीं देखते क्योंकि वो चौतरफा खुली रहती हैं, बस उसमें ये देखा जाता है कि हमें किस तरफ से हल या ट्रैक्टर लेके जाना है, ठीक है। तो वो उसके लिए पूर्वी दिशा ज्यादा बेहतर होती है। और दुकान के लिए अगर आपका दुकान वेस्ट की तरफ हो, वेस्ट को लोकेट कर रहा है तो ज्यादा है, तब जब आप कमर्शियलाइज कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो। और अगर वही आपका ऑफिस है तो आप नॉर्थ ईस्ट रखो। बेस्ट नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड बेस्ट वेस्ट, थर्ड बेस्ट नॉर्थ, एंड देन आप रिमेनिंग दिशाओं को ले जा सकते हैं। अगर प्लॉट जो है टी पॉइंट का है तो खरीद सकते हैं? नहीं लेना चाहिए। कोई कहता भी है तो भी नहीं लेना चाहिए, कोई कितना ही कहता रहे, नहीं लेना चाहिए। प्लॉट के जस्ट सामने मंदिर है तो? प्लॉट के जस्ट सामने मंदिर है तो ध्यान रखें इस बात का कि मंदिर में दरवाजा खुलते के साथ ही आप घंटे के दर्शन कर रहे हैं या शिव जी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। वैसे प्लॉट के सामने अगर मंदिर है तो अच्छा माना जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति में ले सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। प्लॉट के आसपास अगर कोई शमशान घाट है या फिर जो मुसलमानों का होता है जहाँ वो कब्रिस्तान बनाते हैं वो है, तो वहां जमीन लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वहां ऊर्जाएं बहुत चलाचल में होती हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगर जमीन के आसपास कहीं नदी बह रही है, नहर बह रही है, पानी का बहाव है, नाला है, वो आप कैसा मानते हो वास्तु के अकॉर्डिंग? नाला खराब है, नदी पानी अच्छा है। ये कैसे पता करें कि ये लैंड श्रापित है या नहीं है? सिंपल सा है, आपको उस पे उगी हुई घास से ही पता चल जाएगा। घास की जब आप घास देखेंगे, अगर उस पे घास ही नहीं है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो जमीन या तो काफी समय से यूज नहीं हुई है या उस पे कोई आया नहीं है। अदरवाइज वहां पे आप कोयला गाड़ दीजिए,
ठीक है, 1-1.25 किलो कोयला गाड़ दीजिए। दूसरे दिन जब आप 2-3 दिन 4 दिन बाद जब आप उस कोयला को निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे वो कोयले में कीड़ा लग गया है, जबकि कोयले में कभी कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा, अगर कोयले में कीड़ा लग गया है तो मान लीजिए आपकी जमीन खराब है। ठीक है, ठीक नहीं है, लेनी और चाहिए। कोयले में कभी कीड़ा लगता नहीं है, आप कितना ही रख लो दीमक भी नहीं लगेगा। पत्थर वाला कोयला है या लकड़ी वाला? लकड़ी वाला कोयला रखो आप। ठीक है। पत्थर वाला कोयला तो आप नहीं रख सकते। पत्थर वाला तो पत्थर तो आप पत्थर में ही मिला रहे हो ना, आपको तो एनर्जी चेक करनी है, श्रापित और ये लकड़ी वाला कोयला। और अगर इसके अलावा भी आपको चेक करना है तो जो दूब घास होती है, जली हुई, काली, लाल ऐसी दिखाई देती है, तो उसके रंग से भी पता चल जाता है। और भी ज्यादा आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाइए, 5 मिनट के लिए जमीन की तरफ देखिए। 5 मिनट बाद अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही चल रहा है, जमीन सही है। अगर आपका खून सारा नीचे की तरफ जा रहा है तो जमीन खराब है, पता चल जाता है ये। जमीन ही आपका खून चूस लेगी। हाँ, जमीन ही आपका खून चूस रही है। कोई लैंड को अगर मैनिफेस्ट करना हो, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा महंगा प्लॉट खरीदना चाहते हैं लेकिन वो बहुत महंगा आ रहा है या फिर उनको डील ही नहीं मिल पा रही है, तो कोई ऐसा टोना टोटका उपाय रेमेडी आप बताएं जिससे कि वो लैंड खरीद पाए। इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप सेम उसी लैंड पर जाइए जो आपको खरीदना है। आप कोई पिंटरेस्ट से या कहीं गूगल से क्रिब मत करिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि गूगल से निकाल लो और उसको लगा दो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। सपोज करो आपने एक फ्लैट मैनिफेस्ट किया, आप सेम उसी फ्लैट उसी बिल्डिंग के पास जाइए, उसके सामने खड़े होइए, फोटो खिंचवाइए और लाके उसे वेस्ट वॉल पे चिपका दीजिए। ठीक है। 40 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपके सोर्सेस आपके पास आ रहे हैं और आप वो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको वो फ्लैट लेना है या वो जमीन लेनी है, वो आपके उसमें आ रही है, जान पहचान में, संबंधों में, या किसी तरीके से आप उसके लिए पैसा इकट्ठा करके उसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। 40 डेज में ये चेंज देखने को मिल जाता है। आपके हिसाब से वास्तु के अकॉर्डिंग जमीन मेल के नाम लेनी चाहिए या फीमेल के नाम लेनी चाहिए? डिपेंड। अगर आपका मंगल अच्छा है तो मेल के नाम पे ले लो, और अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आप अपनी पत्नी की कुंडली में देख लीजिए मंगल कैसा है, क्योंकि भूमि का कारक है, ठीक है। तो मंगल प्रेफर करते हैं। अगर अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को तो कोशिश करनी चाहिए कि जमीन ना लेके, अगर जमीन ले भी रहे हैं तो उसका एक अंश मंदिर या गौशाला के नाम पे दान करके तब ले, नहीं तो वो नुकसान देगी आपको आगे चल के। जिसका मंगल खराब होगा ना वो नुकसान देगी जमीन आपको, 5 साल बाद आपको चोट देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो मंगल देख लो आप, मंगल के हिसाब से जमीन खरीद लो। अच्छा, प्लॉट का शेप कितना इंपॉर्टेंट होता है वास्तु में? मेजरली इंपॉर्टेंट। क्या किस शेप? आइडियली 2 शेप्स है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसमें स्क्वायर इज द बेस्ट, रेक्टेंगल इज द सेकंड बेस्ट। रेस्ट गौमुखी, शेरमुखी, ट्रायंगल, ऑल दीज आर नॉट जस्टिफाइड। ठीक है। लेकिन गौमुखी तो बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल शुभ माना जाता है, पर हर किसी के लिए नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता है? बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है। आप इसमें भी आपके प्लैनेट्स की ऊर्जाएं देखी जाएंगी, ठीक है। गौमुखी को हम सिर्फ इसलिए सही मान रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आगे से वो पतला है और पीछे से चौड़ा है, राइट। आप ये देखो कि आपके प्लॉट का जो फ्रंट है वो नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ है या वेस्ट है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन चौड़ी हो रही है, उसकी विड्थ बढ़ रही है, तो ये बताएगा कि गौमुखी आपके लिए कैसा है कैसा नहीं है। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति की कुंडली में, ठीक है, सूर्य मजबूत हो या आपका बृहस्पति मजबूत हो, वो व्यक्ति गौमुखी के बारे में सोच सकते हैं। आइडियली अवॉइड करना चाहिए ऐसा प्लॉट जो आगे से पतला और पीछे से चौड़ा हो, या आगे से चौड़ा और पीछे से पतला हो, या तिकोना हो। आइडियली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चांस वाली बात होती है, घर में और भी लोग रह रहे हैं, एक इंसान को नहीं रहना है। अच्छा चलो ठीक है, किसी ने नागफनी प्लॉट या गौमुखी प्लॉट ले लिया, घर भी बना लिया, अभी रह रहे हैं, लेकिन उनको तब जानकारी नहीं थी, अभी ये वीडियो पॉडकास्ट देखिए, अब जानकारी हुई, तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई कहता है कि इसकी रेमेडी है कि ये लगा दो, कॉपर का दरवाजा लगा दो, या इसकी विड्थ चौड़ी कर दो, कोई रेमेडी नहीं है। इसकी सिर्फ एक रेमेडी है कि आप उसको या तो उसका साइज ठीक करवाइए। साइज कैसे ठीक होगा? आपको अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी सी ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी और आपको उसको थोड़े दिन के लिए आप प्रैक्टिकली करके देख लो। आप एक थोड़ा सा टेम्पररी एक वॉल क्रिएट करके देख लो, आपको एनर्जी महसूस हो जाएगी तुरंत ही। आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसको कैसे भी करके रेक्टेंगल शेप में लेकर आइए, ठीक है। और नागफनी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मृत्यु, अकाल मृत्यु के योग बन जाते हैं नागफनी में, तो कभी नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं।
मृत्यु, अकाल मृत्यु, हानि, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। लैंड लेते टाइम अगर हम ये देख लें कि उसके सेंटर में गड्ढा है या मिट्टी बहुत कम है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग आप कैसा मानते हो? कहने का मतलब कि बीच में मिट्टी दब रही है जी, पानी इकट्ठा हो रहा है ना, खराब है वो, आपको उसे समतल कराना पड़ेगा। ऐसी लैंड के ट्रीटमेंट है जहां पे आप उन्हें समतल करा सकते हैं, पर आप उन्हें समतल किस चीज से कराएंगे? किसी ऐसी चीज से कराइए जिससे वो बाद में ना बैठे बीच में से, ठीक है? तो उसे बहुत सोच समझ के उसको प्रॉपर वे में उसको प्लगिंग करके तब उसको समतल कराइए, और उसके बाद फिर टेस्ट करिए कि अभी भी पानी का रुकाव है बीच में, गहराई में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर तब भी बना हुआ है तो कोशिश करिए कि अवॉइड कर दो, बेस्ट, ठीक है? क्योंकि अब वो ब्रह्म स्थान है ना, जो बीच का हिस्सा है, जमीन का बीच का हिस्सा, वो ब्रह्म स्थान है। अब वो नीचे चला जा रहा है, तो आप आज शुरू में आपको फायदा दे रहा है क्योंकि ईस्ट अच्छा है, वेस्ट अच्छा है, नॉर्थ अच्छा है, साउथ अच्छा है, पर ब्रह्म स्थान गड्ढे में है, ठीक है? कहीं ना कहीं आगे चल के आपको वो नुकसान देगा, या तो फिर वही है कि आप उसको सिर्फ सेल परचेज के हिसाब से देख रहे हैं, तो बात अलग हो जाती है। तो कुछ मैम न्यू कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी हम बात करते हैं, अगर कोई नया घर बना रहा है तो क्या क्या वास्तु कंप्लायंसेस का वो ध्यान रखे? फर्स्ट एंट्री, सेकंड किचन, थर्ड वॉशरूम, स्टोर रूम का भी ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि साउथ वेस्ट क्योंकि यम की दिशा मानी जाती है, तो लोगों ने वहां पे स्टोर बनाना शुरू कर दिया और वहां पे सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। वो यम की दिशा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां जाके ठूस देंगे कुछ भी, ठीक है, कुछ भी डाल देंगे, क्या करें? ऐसा कुछ नहीं करना है। हर घर की ऊर्जाओं के हिसाब से जब आप वास्तु को देखते हैं तो वास्तु के एक देवता होते हैं, ठीक है, जो सर से शुरू होके पैर तक जाते हैं, ठीक है? तो उनके उस पूरे शरीर के नक्शे में ना, उस अगर कोई कहता है मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज S1, S2, S3, S4 या N3, N4, आई डोंट नो, कोई कहता है कि मुझे तो इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो उसको सिंपल A4 शीट पे ना वो देवता निकाले, और जिस तरफ सूर्य उग रहा है ना, वो देवता का सर उधर कर दे और पैर उधर, जिधर उनकी कोहनी आ रही है उस तरफ बनाए। वो कोहनी वेस्ट भी हो सकती है, वो कोहनी आपकी नॉर्थ वेस्ट भी हो सकती है, और वो कोहनी, वो जो एल्बो आ रही है, वो आपकी साउथ ईस्ट का हल्का सा स्लाइट लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वहां पे भी आप कूड़े की तरह सामान को नहीं रख सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पास पहली बात तो कबाड़ी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है? कोशिश करो जो हो रहा है उसे हैंड टू हैंड बेच दो, ठीक है? डस्टबिन नहीं रखा होना चाहिए। डस्टबिन रखने के आइडल जो कहते हैं कि डस्टबिन कहाँ रखे, कोई बताता भी नहीं है कायदे से। नॉर्थ वेस्ट ठीक है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर आप रख रहे हो डस्टबिन, क्योंकि वो डेली जा रहा है कूड़ा, तो वो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि ये थोड़ा सा हल्का सा साउथ की तरफ हो, जो S1 वाली एंट्री होती है, ठीक है? S3, S4 में नहीं आना चाहिए डस्टबिन, ठीक है? इधर N3, N4 में डस्टबिन नहीं होना चाहिए, इधर E3, E4 में डस्टबिन नहीं होना चाहिए, इधर W3, W4 में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डस्टबिन हम रख सकते हैं कहीं भी। अच्छा, घर बनाते टाइम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं 4 दिशाएं होती हैं, कुछ ने कहा 8 होती हैं, कुछ ने कहा 16 होती हैं, कुछ कहते हैं 32 होती है, अभी तो 64, 128 भी आ गई है, 128 भी आ चुकी है, ठीक है? वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में कितनी दिशाएं बताई गई हैं? 4 और 4 8, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर उसके बाद पूरब से पश्चिम के बीच में, फिर पश्चिम से उत्तर के बीच में, उत्तर से दक्षिण के बीच में, दक्षिण से पूरब के बीच में, बस यही 8 दिशाएं हैं। अब होता क्या है, जो मार्केटिंग, हाँ, तो अब ये जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये एक्चुअली मार्केटिंग नहीं है, लॉजिकल है। ये होता क्या है, छोटे एरियाज में जब हम छोटी छोटी चीजें रख देते हैं, जैसे फॉर सपोज आपने मेरे से कहा मेरे घर में ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन मेरा पूरा घर वास्तु से बना हुआ है, मैं आपका पूरा घर चेक कर आ गई, वाकई में वास्तु से बना हुआ है, तब भी आपको डिप्रेशन फील हो रहा है। अब मैंने उसमें पानी भी एक रात डाल के छोड़ दिया कि पानी किस दिशा में इकट्ठा हो रहा है, ये चेक करने के लिए कि नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, ठीक है? आपने क्या करा, एक बहुत छोटा सा एरिया होता है जिसको कहते हैं E1, E2, यहाँ पे आपने ब्लू कलर का बल्ब लगा दिया, अच्छा, हो गया डिप्रेशन स्टार्ट। ऐसे होता है, एक हल्की सी चीज भी इफेक्ट करती है, और इफेक्ट किसको करती है? जो घर का मुखिया है, जिसकी कुंडली में ग्रह की डिग्रीज कम है, कमजोर ग्रह है,
जो व्यक्ति किसी साढ़े साथी या ढैया या मंगल के दुष्प्रभाव में है, या नीच के मंगल या खराब के मंगल या खराब राहु केतु में है, सभी की कुंडली में होते हैं ये प्लैनेट्स। तो जिस किसी के में अच्छे होते हैं, किसी के में बुरे होते हैं, किसी के में मध्यम होते हैं। तो जैसे आपके प्लैनेट होंगे ना, उस तरीके से आपके घर की वास्तु की ऊर्जाएं वर्क कर रही होंगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 64 नहीं, अगर कोई कहता है ना 128 है, तो आप वो 128 भी समझो, क्योंकि उस 128 में वो ये भी बताएगा कि ग्लास कहाँ रखना है और 8 में वो आपको ये बताएगा कि सोने का कमरा कहाँ है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, एंट्री कहाँ है, बच्चे के पढ़ने का कमरा कहाँ है, और ये कहाँ है। ग्लास कहाँ नहीं रखे, ग्लास किस कलर का रखना है, बिल्कुल वो भी बताएगा। नीले ग्लास में पानी किसे पीना चाहिए, मरकरी अच्छा है तो ग्रीन ग्लास में पियो, मार्स अच्छा करना है, अग्रेशन बहुत आ रहा है तो चांदी के ग्लास में पानी पियो, और अगर आपको लग्जरी नेम फेम चाहिए तो गोल्ड वाले ग्लास में पानी पियो। कुछ भी कर सकते हैं। और हो सकता है वो पानी भी बता दें कि वाला पानी, एल्कलाइन वाटर पी लो, या मिनरल वाटर पी लो, या सिल्वर वाटर पी लो, बहुत सारी चीजें इन डेप्थ जा सकते हैं, इन डेप्थ जा सकते हैं। चलो हम वापस बेसिक पर आते हैं, जहां जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये अगर किचन के लिए बेस्ट डायरेक्शन आप क्या बताते हो? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन। फायर एलिमेंट है, मार्स की दिशा है, बेस्ट। मान लीजिए साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है, अब क्या होगा? येलो कलर का पत्थर लगा दो। अच्छा, बस। और टॉयलेट है अगर नॉर्थ ईस्ट में, तो कोशिश करो। देखो वास्तु में ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कायदे से रेमेडी नहीं होती है। मैंने खुद ने घरों में जा जाके रेमेडी देखी हुई है, करी हुई, जिन लोगों ने करी थी, और फिर उनसे मैंने ये भी कहा है कि ये हटा दो, इसकी नीड नहीं है। दिशाओं की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कोई कितना ही कहता रहे ये कर दो वो कर दो, कुछ चीजों में टेम्पररी चेंजेस आएंगे। परमानेंट चेंज के लिए, परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए, या तो आपको उस चीज को हटवाना पड़ेगा या आपको उसको किसी ना किसी तरीके से डिमोलिश करना पड़ेगा। अच्छा, आपने देखा टेप लगवाते हैं, रेड टेप, ब्लू टेप, ग्रीन टेप, आपको लगता है उन टेप रेड टेप भी लगवाते हैं, एल्यूमिनियम टेप भी, वो स्टील पट्टी भी लगवा देते हैं, कॉपर पट्टी भी लगवा देते हैं, येलो टेप भी लगवा देते हैं, ब्लू टेप भी लगवा देते हैं, मोर पंख का स्वास्तिक भी लग जाता है, ग्रे कलर का स्वास्तिक भी बन जाता है, येलो कलर का स्वास्तिक भी बन जाता है, सब बन जाता है। उनमें एनर्जी टेप में? टेम्पररी है, टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। इट्स नॉट परमानेंट। टेप की वैल्यू क्या है, कहाँ से आया है टेप? जो खनन करके मिलता है ना, मिट्टी या लोहा, ये हमारी जमीन के धातुओं में मिलता है, इनमें होती है एनर्जी। टेप में कहाँ कितनी एनर्जी होगी, सोच के देख लो। अच्छा, बेडरूम किस दिशा में बनाना चाहिए? साउथ इज बेस्ट। साउथ इज मास्टर बेडरूम साउथ में, बच्चों का वेस्ट में। और बुजुर्गों का, माँ बाप का? बुजुर्गों का हम उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, और नॉर्थ में भी रख सकते हैं, और वेस्ट में भी रख सकते हैं। उनको मास्टर बेडरूम मत दीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है, घर में उनको लगता है कि हम उनको हीन भावना से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वो बोलेंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं, सब अपनी मर्जी लगा रहे होंगे। तो बेहतर है कि उनको आप सम्मान के साथ किसी भी दिशा में दे दो, साउथ में मत दो, बस मैं तो ये कहती हूँ। तिजोरी, जहाँ पे पेपर्स रखे जाते हैं, प्रॉपर्टी के जेवर रखा जाता है, कैश रखा जाता है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? दो चीजें हैं यहाँ पे। आप प्रॉपर्टी के पेपर और गहने, पैसे, लिक्विड कैश, एटीएम कार्ड, ये सब साथ में रख रहे हो या सब अलग अलग रख रहे हो? कुछ अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग रखते हैं। देखो कायदे से ना, ये चीजें एक साथ नहीं रखे। पहले आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, जो पुराने जमाने के साहूकार होते थे, बड़ी सी तिजोरी। आप कभी सुनार के यहाँ जाओ, उनके यहाँ तिजोरी में सिर्फ सोना ही मिलेगा। नोट की तिजोरी में सिर्फ नोट मिलेगा, और कागज की तिजोरी में सिर्फ कागज मिलेगा। रीजन ताकि ग्रो करे। आप सब चीजें मिक्स कर दोगे। अब मैं आपसे कहूं, एक समोसे में छोले, उसी में आलू, उसी में दही, उसी में चटनी, उसी में मीठी चटनी, उसी में ग्रीन चटनी, खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। मैं तो प्लेन खाता हूँ। प्लेन खाते हो। तो वास्तु बहुत सिंपल है, ठीक है। मेन चीज ये है, बहुत लॉजिकल है। मेटल को पेपर की एनर्जी से नहीं कनेक्ट कर सकते, यानी कि पेपर यानी नोट, ठीक है, और सिल्वर को गोल्ड की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये ब्लास्ट करेंगे, या तो ये आपके गिरवी रख जाएंगे भविष्य में, ठीक है, और नहीं तो इन पे चलता हुआ लोन खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने लोन पे ली है और आप मेरे से कहो, मैम मैंने ये लोन पे ली है, 15 साल का लोन है, आई वॉन्ट टू फिनिश इट इन 5 ईयर, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर
वेस्ट में जाके एक या तो येलो या ग्रीन जो भी एनवेलप मिल जाए, व्हाइट भी मिल जाए ना, उस एनवेलप में करके रखो, लेकिन उसके आजू बाजू कहीं भी सोना, सिक्का, नोट मत रखना, ठीक है। और सिर्फ उस लिफाफे के ऊपर थोड़े से अक्षत डाल के या एक पीले हल्दी से स्वास्तिक बना के उसको छोड़ दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वो सबसे ऊपर शेल्फ में रखना है ताकि उसका भार सबसे पहले खत्म हो। अगर आपने सोना रखा ऊपर तो आप क्या करोगे पता है, लोन तो आपको खत्म ही करना है ना, आप कहोगे सोना गिरवी रख देता हूँ, लोन खत्म कर देता हूँ, ये थॉट प्रोसेस चल जाता है। तो चीजों को अलग अलग बॉक्स करके रखने में फायदे मिलता है। ठीक है, आप सुनार के दुकान में चले जाओ, देखो ये चीज आपको प्रमाणित मिलेगी। जब कोई नक्शा बनवाता है अपने घर का आर्किटेक्चर से, तो वास्तु का उसमें वो क्या क्या ध्यान रखे? दिशाओं का तो देखो, मेन जो चीजें होती है ना, मेन आप वॉशरूम का सबसे पहले ध्यान रखो और एंट्री का सबसे पहले ध्यान रखो, क्योंकि वॉशरूम दैट मीन्स द एनर्जी विच यू आर डिस्ट्रॉइंग और फिनिशिंग, एंड एंट्रेंस इज द एनर्जी फ्रॉम वेयर यू आर गेनिंग योर एनर्जी, ठीक है। दो चीजें। नेक्स्ट थर्ड चीज पे आपको अपने किचन का ध्यान रखना है, बिकॉज दैट इज द एनर्जी वेयर यू आर डेवलपिंग मोर पॉजिटिविटी। अगर वो थोड़ा इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद आपके नक्शे में ओपन एरिया कितना है। आपने देखा होगा लोग घर खरीदते हैं, एक घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, 3 तरफ से कवर्ड है, ठीक है, और फ्रंट से गेट बना हुआ है, थोड़ा सा गार्डन निकाल दिया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बैल्कनी बैल्कनी बैल्कनी, और बीच में कहीं पीछे जाके एक वो जाल सा बना दिया। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। आपको अपनी 3 दिशाएं ओपन रखनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो वेस्ट की दिशा ओपन रखिए और ईस्ट की एंट्रेंस वाली। अगर आप जॉब में है, सरकारी जॉब में है, तो नॉर्थ और ईस्ट ओपन रख लीजिए, ठीक है। और अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है या एस्ट्रोलॉजर है या अकल्ट्स में है या किसी ऐसे पेशे में है जहां पे आपका लेन देन अंडर द टेबल चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी आपको वेस्ट और नॉर्थ ही ओपन रखनी है। साउथ किसी भी कंडीशन में ओपन नहीं होनी चाहिए, वो जाल सा भी नहीं होना चाहिए, उससे खराब होती है चीजें। आपके अकॉर्डिंग पूजा रूम होना चाहिए घर में? कायदे से तो नहीं होना चाहिए। नहीं, पूजा रूम अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है, लोग संभाल ही नहीं पाते, सब बनाने में शौक में बना लेते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस और उस ऊर्जा को संभालना सबसे टफ काम है। लोग बनवाते हैं, मैं भी कह देती हूँ बनवा लो, नॉर्थ ईस्ट में बनवा लो, नॉर्थ ईस्ट में बनवा लो, ईस्ट में बनवा लो, आइडियली ईस्ट में बनवा लो, ठीक है। बिजनेसमैन है तो वेस्ट वाला साइड अपनी पूजा रूम कर लो, या मंदिर की दिशा वेस्ट में कर दो। पर टू बी ऑनेस्ट, पूजा रूम में कोशिश करो कि कम मूर्तियां हो और कम चलचित्र हो, प्रभु 1 या 2 ही हो तो ज्यादा बेहतर है। भीड़ नहीं होनी चाहिए भगवानों की, ठीक है, क्योंकि वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आजकल तो लोग घरों में ही जो है ऑफिस भी बनाने लग गए हैं। हाँ, तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ऑफिस आप घर में बनाओ या बाहर बनाओ, वेस्ट है तो बेस्ट है, आप उसको वेस्ट को बेस्ट में रखो। अच्छा, रेनोवेशन करने से, जैसे बहुत सारे लोग घर का रेनोवेशन करा देते हैं कि भाई हमारे घर में वास्तु दोष है, ठीक है, से रेनोवेट करा लेते हैं, तो क्या कंप्लीट वास्तु दोष हट जाता है रेनोवेशन कराने से? रेनोवेशन इज अ डिफरेंट थिंग। रेनोवेशन में आप दीवारें नहीं तोड़ रहे हो। आइडियली अगर आप रेनोवेशन करा रहे हो, सपोज करो आप एक जमीन वाले घर का रेनोवेशन करा रहे हो, तो आप 4 तरफ की बाउंड्री छोड़ के अंदर का पूरा हर कमरा तो तुड़वा नहीं रहे हो। डिपेंड करता है आप रेनोवेशन कैसा करवा रहे हो। रेनोवेशन आपकी ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म करेगा, थोड़ा एनर्जाइज करेगा, थोड़ा ठीक कर देगा, लेकिन जो उस जमीन की ऊर्जा है वो नहीं खत्म होती है, वो वापस आपको इफेक्ट करने लगेगी। ठीक है, थोड़े टाइम, वही है पैरासिटामोल है, हाँ, टेम्परेरी सोल्यूशन है। रेनोवेशन इज अ टेम्परेरी सोल्यूशन। करवा लो और पैसा लगवा लो, बेहतर है, बेस्ट। आप किसी मकान में 10 साल रहो, उसको बेचो अच्छे दामों पे और उसके बाद बड़े मकान में जाओ, ठीक है। इससे आपकी ऊर्जा है, आप देखोगे आप ग्रो कर रहे हो, बुढ़ापे तक ग्रो करते जा रहे हो, आपके बच्चे भी सफल हो रहे हैं। अच्छा, कोई नया फ्लैट खरीद रहा है या घर खरीद रहा है, तो कैसे चेक करे कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है?
अगर कोई नया बना बनाया घर खरीद रहा है, बना बना ही ले रहा है। बना बनाया फ्लैट अगर ले रहे हैं और घर ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज है, बड़ा बेसिक सा टोटका बोलूंगी मैं इसे, रेमेडी बोल सकते हो आप या कुछ भी। नींबू ले लो और उस नींबू को साउथ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे जमीन में छोड़ दो, ठीक है। उस पे निशान पड़ेंगे, या तो फफूंदी लग जाएगी या उस पे ब्राउन कलर के निशान पड़ेंगे। ब्राउन कलर के निशान कितने हैं या पूरा ब्राउन हो गया है, ज्यादा खराब हो रहा हो तो वो वहां पे आप उसको सोल्यूशन करके, ट्रीटमेंट करके, वास्तु करा के, ये सब चीजें करा के उस फ्लैट की ऊर्जा को ठीक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे बैलेंस देख लो, कौन सी दिशा ऊंची है, कौन सी नीची है, ठीक है। बस ये दो चीजें आप मेजर चेक करो। आपके नींबू जो आप डालोगे उससे पता चल जाएगा कि यहाँ निगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है या पॉजिटिविटी। और जो मैंने शुरुआत में बताया, नाड़ी चेक कर लो और अपनी 3 पल्स चेक करो, 1 2 3। थर्ड अगर आ रही है तो उस फ्लैट को भी मत लो, उस मकान को भी मत लो। अच्छा, ब्रह्म स्थान की क्या इंपॉर्टेंस है घर में? ब्रह्म स्थान पूजनीय स्थान होता है, वहीं से सारी ऊर्जाओं का संचार होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब वहीं से होता है। तो उसमें कुछ बनाना चाहिए, मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कायदे से तो एक गमला भी नहीं रखना चाहिए वहां पे, बिल्कुल खाली रखना चाहिए। आजकल लोग डाइनिंग टेबल लगा देते हैं वहां पे, गलत है। और ब्रह्म स्थान को कैसे ढूंढेंगे, घर में कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द हाउस। आजकल तो टेढ़े मेढ़े फ्लैट आते हैं ना, आप इंच टेप से लीजिए प्रॉपर। मैं क्यों कह रही हूँ कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का ध्यान दीजिए, ठीक है। आप प्रॉपर मेजरमेंट कीजिए, आप उसको क्रॉस मेजरमेंट कीजिए। जब आप उसको इंची टेप से क्रॉस मेजरमेंट करेंगे तो बीच में सेंटर आएगा, डिग्री आएगी, वो डिग्री आपका ब्रह्म स्थान है। कम से कम उसका 4 फीट का एरिया खाली रखिए, कम से कम, ठीक है। अगर घर में वास्तु दोष है या ब्रह्म स्थान जो है आपका दोषित है, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कैंसर हो सकता है, आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, लंबे समय तक बीमारियां ठहर सकती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कर्जा चढ़ सकता है, बच्चों का भविष्य खतरे में जा सकता है। सारी दिक्कतें हैं, सभी कुछ, पूरी लाइफ खराब हो जाती है। स्टेयरकेस किधर से बनानी चाहिए, घर के बाहर से या सेंटर में से? स्टेयरकेस मोस्टली स्टेयरकेस होनी चाहिए वेस्ट की तरफ, ऊंचाई की, क्योंकि स्टेयरकेस आपको ग्रोथ दे रही है। तो कोशिश करो वेस्ट की तरफ, ऊंचे की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो आइडल प्लेस वेस्ट होता है। अगर कोई कहता है ईस्ट में बना लो, नॉर्थ में बना लो, तो मैं नहीं रिकमेंड करती इस चीज को, ठीक है। मेरे हिसाब से वेस्ट की तरफ आप उसको ऐसे लेके चलिए, 2 4 6 6 8 10 ऐसे लेके चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 पे लाके मत रोकिए, 11 पे लाके मत रोकिए। मतलब उसको प्रॉपर इवन नंबर होना चाहिए। हाँ, इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऑड, ठीक है। अच्छा, जब आजकल देखा आपने कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से लेके 50 फ्लोर 100 फ्लोर तक भी बिल्डिंगें बनने लग गई हैं, तो मैंने सुना है कि जब बहुत टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तो जो तत्व हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आकाश तत्व और जल तत्व। हाँ, तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन है? पहली बात तो आइडियली बिल्डिंग इतनी ऊंची बननी भी नहीं चाहिए, भूकंप आ जाएगा तो गिर जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बात तत्वों की हो रही है, होता क्या है, आप जितनी ऊंचाई पे जा रहे हो ना, पृथ्वी तत्व से आप आसमान की तरफ जा रहे हो, वायु तत्व की तरफ जा रहे हो, तो कोशिश करो आप अपने तत्वों को चेक कर लो। हमारे तत्व भी चेक होते हैं, अच्छा, बॉडी में तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, आपने भी बोला 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इन 5 एलिमेंट के बेसिस पे फायर हुआ, आपका अर्थ हुआ, स्काई हुआ, वाटर हुआ या लैंड हुआ, जो भी हुआ XYZ, ठीक है, इनको चेक कर लो। जितना 7 फ्लोर तक आइडल अर्थ वाला जो मिट्टी वाला होता है, जो भूमि तत्व होता है, जिसको हम कहते हैं ये जमीन का है, ठीक है, वो तत्व काम करता है। उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। टॉप फ्लोर पे जाके सिर्फ वायु रह जाती है, और वो भी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो या तो वहां पे पानी लाइए आप, जिसको बोलते हैं पेंट हाउस बना दिया, उसके आगे स्विमिंग पूल बना दिया, लेकिन उस पानी से नुकसान नीचे वालों को भी हो रहा है। तो बड़ा सोच समझ के इन तत्वों का निर्माण किया जाता है। नो डाउट ये इम्पैक्ट करते हैं। मैंने सुना है कि जो लोग ज्यादा फ्लोर में हवा में ऊपर रहते हैं वो हमेशा मोटे ही रहते हैं, पतले नहीं हो पाएंगे। वो उनको मजबूरी है ना, इतनी सारी सीढ़ियां थोड़ी ना उतर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है, मैं भी रहती हूँ फ्लोर्स में, पर मैं थोड़ा लेजी टाइप हूँ, या ये कह लीजिए कि मेरा काम ऐसा है कि मेरे को या तो एक जगह खड़े रहना है या एक जगह बैठे रहना है। एक्सेप्टेबल है, ठीक है, डिपेंड करता है, कहने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन इसका से कोई रिलेशन नहीं है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। वास्तु में आपने ऐसी कोई
ऐसी बात सुनी है जिसे आप याद करो तो हंसी आती है आपको कि क्या हाँ, अंधविश्वास फैला रहे हैं? वास्तु से मोटापा बढ़ता है, हाँ। वास्तु की वजह से लव रिलेशनशिप खराब हो जाता है, हम्म। ठीक है। और वास्तु की वजह से लोगों का मानना है कि वास्तु एक ऐसी मतलब अगर वास्तु खराब है, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको अगर भूख नहीं लग रही है ना, तो वो भी लोग कहते हैं कि दोष कहीं ना कहीं आपके उसमें वास्तु का है। अच्छा। जबकि अगर आप देखें ना, आप ही हो, आप मेरे से कह रहे हो, अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, कल सुबह आप मेरे से कहते हो आज ना मेरे को बुखार हो गया, तो व्हाट शुड आई से कि वास्तु खराब है? वास्तु नहीं खराब होता है। एक बड़ी सिंपल सी चीज बताती हूँ। मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी, बहुतों ने सुनी होगी, नॉट इवन मी, बहुतों ने सुनी होगी। एक पर्सन थे, उन्होंने बाहर से किसी को बुलाया, बोला आप मेरे घर चलिए। तो बोले क्यों चलना है, क्यों बुलाना चाहते हैं आप मुझे? तो बोले मैं चाहता हूँ आप मेरे घर की ऊर्जाओं को चेक कर लीजिए जी। तो बोले अच्छा ठीक है। वो आए बेचारे, स्टेशन पे वो महान महोदय उन्हें लेने पहुंचे। तो जब वो उनके साथ गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी उनकी ना सिर्फ 40 की स्पीड से चल रही थी। उन्होंने देखा 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, कोई जल्दी नहीं है, ना हॉर्न बजा रहे हैं, अपनी गति से धीमे स्वर में एक सुंदर सा गाना बज रहा है, अच्छी अच्छी बातें करते हुए, फोकस करके अपने ट्रैफिक के जितने भी रूल्स होते हैं सबको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आगे देखा एक स्कूल की छुट्टी हुई थी, बच्चे स्कूल के गेट से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, तुरंत ब्रेक लगा लिया, ठीक है, कि बच्चे निकल जाए उसके बाद मैं जाता हूँ। जब बच्चे निकल गए तो उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा ली। ऐसे ही चौराहे पे पहुंचे तो उन्होंने पहले ही अपनी गाड़ी जेब्रा लाइन से पहले रोक ली। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों आपने किया? तो उन्होंने कहा ये जो गरीब और वृद्ध लोग खड़े हैं ये इनको टाइम चाहिए होता है, तो उनको टाइम दे दिया। फिर कोई थोड़ी देर में चले तो उन्होंने कहा पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, उन्होंने चुपचाप अपनी गाड़ी राइट साइड ले ली और उसको लेफ्ट साइड का पास दे दिया। उन्होंने कहा आपने इसको पास क्यों दे दिया, सड़क खाली पड़ी हुई थी, आप थोड़ा तेज कर लेते। बोले जरूरत नहीं है, शायद उसको कोई जल्दी काम होगा तो उसको ज्यादा जरूरी है। ये करते करते वो घर पहुंच गए। घर जब उन्होंने वो पहुंचे तो उन्होंने कहा अब आप मेरे घर की ऊर्जा चेक कर लीजिए। तो बोले सर आप इतने शांत स्वभाव के इंसान हैं, गाड़ी 40 से ऊपर नहीं चल रही, हॉर्न आप बजा नहीं रहे, लोगों को जगह आप दे रहे, पीछे वाले की जल्दी है, काम की जल्दी है, वो तक आपको समझ में आ गया। आपके घर का कोई वास्तु नहीं बिगड़ा हुआ है, आपका वास्तु आपके मन का विकार है, आपका मन आपके प्लैनेट्स का विकार है। तो ये सब चैनलाइज होता है। अगर ये सही से चैनलाइज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप दोष है देन दोष है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में वास्तु दोष है तो हेल्थ, फाइनेंस ये आपके हमेशा बिगड़े रहेंगे। जिस व्यक्ति का मंगल और शनि खराब होगा, राहु केतु की प्लेसमेंट 2nd हाउस और 8th हाउस में होगी या 12th हाउस में होगी, केतु की या राहु की प्लेसमेंट, उस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष अमूमन मिल जाएगा। अच्छा, आप इस बात में बिलीव करते हो? मैंने तो सुना है कि घर का भी वशीकरण हो जाता है। अरे बहुत होता है, घर का वशीकरण, इंसान का वशीकरण, इंसान के खाने का वशीकरण, इंसान के कपड़ों का वशीकरण। आप वशीकरण के नाम पे कुछ भी करवा सकते हो आज की डेट में। हाँ, बताओ किसका करना है, खुद करोगे आप। अच्छा, कैसे करते हैं? किसी के घर का वशीकरण करना हो तो कैसे होगा? बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप उस घर की पिक्चर ले लीजिए और उसको या तो काले कपड़े में बांध दीजिए या काले धागे में बांध दीजिए या उसको किसी वुडू डॉल में या किसी ऐसे ऐसे करके कुछ गड्ढा वड्ढा खोद के उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ईट वीट रख के उसको दबा दीजिए, हो गया वशीकरण। अच्छा, हाँ, बहुत सारी टेक्निक है। इतना इजी है? ये गलत है, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। आप खुद सोच के देखो, आप किसी का वशीकरण करके क्या मिल जाएगा आपको? पता नहीं, लोग कहते हैं कि वशीकरण करा देते उसका घर तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों का वशीकरण होता है आपके अकॉर्डिंग? मेरे ख्याल से देखो, होता सब कुछ है। हमारे भारतीय एस्ट्रोलॉजी में या इसमें शास्त्रों में वशीकरण है, एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, करनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ वशीकरण जिस पे कर रहे हो उसको नुकसान नहीं दे रही है, ये खुद को भी नुकसान दे रही है। आप गारंटी लो मेरे से, करके देखो, 3 महीने बाद आप खुद पड़े होंगे किसी ऐसी बड़ी बीमारी से कि आप या तो पैसा डूब जाएगा या चोरी हो जाएगी या आप बीमार हो जाओगे या कुछ ऐसा लॉस हो जाएगा आपकी जिंदगी में कि आप कहोगे ये मेरी किस गलती का गुनाह मुझे मिला। आपने कुछ नहीं किया, आपने सामने वाले का वशीकरण कराया।
इतना खतरनाक है। नहीं करना। मैं कहती हूँ अगर कोई ये कहता है ना कि एक फोटो पे एक नंबर लिखो और इससे वशीकरण हो जाएगा, मत करो, वो गलत है, वो गलत है, बहुत गलत प्रैक्टिस है ये। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है कि मेरे मैम घर का वशीकरण करा दिया है किसी ने और मैं तो परेशान रहता हूँ, वास्तु मैंने पूरा कंप्लाइंस करा अगर दिया। किसी के घर में वशीकरण होगा ना तो वहां से आवाजें आएंगी, भूत प्रेत की स्थिति दिखाई देगी, ऐसा दिखेगा कि जैसे कहीं कोई हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। लेते हो आप ऐसे केसेस? हाँ बिल्कुल लेती हूँ, लेने पड़ते हैं। क्या करते हो उस केस में? कुछ भी नहीं, पहले मैं जाके वहां पे एनर्जी चेक करती हूँ, अगर एनर्जी में कमी है तो मैं एनर्जी ठीक करूंगी, और अगर मेरे को ये पता चल जाए कि यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं वो टेम्पररी तौर पे किसी ने एग्जिस्ट कराई हैं, तो इन ऊर्जाओं को जिस रास्ते से ही आती है उस रास्ते से वापस भी जाती है। ठीक है। इंटेंशन शुड बी प्योर, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, आप वहीं उसी जगह पे बैठिए, गजेंद्र मोक्ष का 1008 पाठ करवाइए, आप देखिए अच्छे से अच्छा वशीकरण खत्म हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष 33 श्लोक का एक पाठ है, 1008 पाठ करने हैं आपको। उन 33 श्लोक को आपको 1008 बार पढ़ना है, और बेस्ट होगा कि आप उसे जैसे कोई जेठ का महीना है, ठीक है, या विष्णु जी का महीना है, जैसे अभी कार्तिक मास आएगा, इसमें कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आजकल वशीकरण के जो है मार्केटिंग बहुत हो रही है, तो अभी तो मूवी भी आई है वश विवश, अगर आपने देखी हो वश विवश तो। आप वश विवश की बात कर रहे हैं, अभी काजोल और एक और हीरो है, मैं इतने मूवीज देखती नहीं हूँ, बट काजोल की एक मूवी आई है माँ, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट किसी इसी तरीके की तंत्र और इन्हीं चीजों पर आधारित है कि एक बच्ची पैदा हुई तो ले जाके उसे मार दिया और उसे कुएं में डाल दिया, फिर वो बेटा, जो जुड़वा बेटे मतलब जुड़वा बच्चे थे उसमें से जो बेटा था वो 20 साल बाद उस धरती पे मतलब उस घर पे वापस आता है। तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप पिक्चर्स को सही से देखेंगे ना तो इन दी एंड वो ये भी बता रहे हैं कि ये गलत है। मूवीज आर नॉट डायरेक्टिंग द थॉट ऑफ पीपल, people are redirecting the thought of people। लोगों ने बड़ा ही बड़ा आराम से समझ लिया है कि भाई वशीकरण करा लो, ठीक है, और वशीकरण कराने से हमारे घर की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, दूसरे का घर तोड़ दो, अपने घर ठीक कर लो, कहाँ से खुश हो? दोनों की प्रॉब्लम बढ़ेगी। दोनों की प्रॉब्लम क्या, आप अपनी जिंदगी को खुद नरक में ढकेल रहे हो। आप निश्चित, मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है। कभी आप बनारस जाइए, वाराणसी जाइए, मणिकर्णिका घाट जाइए, कभी कनकल जाइए, कनकल के घाट पे जाइए, कभी आप वहां जाइए जहां हरिद्वार में अस्थि विसर्जन होता है। आप एक मिट्टी की हांडी में राख लेके जा रहे हैं और चंद हड्डियां, सत्य है ये मनुष्य का, और आप उसी मनुष्य के ऊपर वशीकरण करा रहे हो। हड्डियों पर करा के दिखाओ, राख पर कुछ नहीं होगा, आत्मा अमर है, कहाँ हो जाएगा? आपने तो उसे वशीकरण करा के ऊपर पहुंचा दिया, अब आप भी उसी रास्ते जाओगे। सिंपल सी चीज है, मैं पब्लिसिटी नहीं करूंगी इस चीज की बिल्कुल भी कि वशीकरण बहुत अच्छी चीज है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू गो इन दिस वे, क्योंकि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैंने घर बर्बाद होते हुए देखे हैं अपनी आंखों से। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। ठीक है, किसी को अगर भूमि पूजन करना है तो आपके अकॉर्डिंग सबसे सही विधि क्या है, और किस डायरेक्शन में गड्ढा खोदना चाहिए फॉर भूमि पूजन? भूमि पूजन के लिए देखिए, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि ब्रह्म स्थान पे सोने का कुछ पत्तल वगैरह लगा दे, भोजपत्र वगैरह डाल दे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। तो वी आर लिविंग इन नॉर्थ साइड, तो यहाँ पे नॉर्मली जो ईस्ट, जो पानी वाला एरिया होता है, जहाँ पे जल का होता है, कहते हैं उस एरिया की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जल देवता है ना। अब जल देवता की पूजा करते हैं। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चारों कोनों की पूजा करो, बहुत सारे कहते हैं कि आप पूरा 16 दिशाओं, जैसे आप कहते हैं ना 128, ये भी होगा आगे, तो 16 दिशाओं की पूजा करो। 16 दिशाओं में आपको अलग अलग सामग्री बताई जाएगी कि नॉर्थ ईस्ट में गोमती चक्र डाल दो, और साउथ में आप लोहे की कील डाल दो, एक जगह तुलसी की जड़ डाल दो, एक जगह आंकड़े की जड़ डाल दो, ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। पर मेन होता है आपके जल देवता, जहां से आपके घर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, ठीक है, जल क्योंकि चंद्रमा का कारक है। और दूसरा आपका ईस्ट, जिधर से सूर्य भगवान जी आ रहे हैं, जो कि फायर एलिमेंट भी है, बैलेंस बना रहा है दोनों को। इन दो दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं दिशाओं में पूजा करनी चाहिए, जो कि हमारे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये इन दिशाओं में आप कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे अगर आप N3 N4 देखने चलोगे या E3 E4 देखने चलोगे तो फिर भटक जाएंगे लोग। ठीक है, तो भटकने से अच्छा है या तो आप एडवाइस ले लो किसी की, ठीक है, ताकि वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट डिग्री दे दे। नहीं तो जिस दिशा से सूर्य उग रहा है उस दिशा मुख कर कर बैठिए और आप अपना वहां पे पूजा करवाइए। ठीक है, या उत्तर के ये ईस्ट की दिशा जो होती है आपकी जल की भी होती है, तो जल भी वही है तो वहीं करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा जो जमीन से जुड़े हुए मकान होते हैं वो लोग सबसे पहले पानी ही निकलवाते हैं। उनका मोटिव होता है कि इसी पानी से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, पर बेसिकली वो गड्ढा भी इसीलिए खोदा जाता है कि एक तो ये पता चल जाता है पानी कितने नीचे है, शुद्ध है, कितना अच्छा है, हर चीज पता चल जाती है, कितना एलिमेंट खराब हो रहा है, तो वो वहीं पे होता है। और बाकी आप साउथ में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम नॉर्थ की तरफ पूजा करते हैं, आप पंजाब चले जाइए तो वो कहेंगे जी हम पूजा ही नहीं करते, हम तो हमें तो जमीन दे दो, हम इसी पे कर लेंगे, हमें तो समझ नहीं आता। ऐसा भी होता है सीरियसली। तो हर जगह का अपना नियम है, अपना नियम है। आप फॉरेन कंट्री जाओ, दुबई चले जाओ, एक एक दिशा पे काम होता है, एक एक दिशा पे। अच्छा। कैलिफोर्निया जाओ, आप कनाडा जाओ और टोरंटो जाओ, यहाँ जाओ आप, ये जगह वास्तु से डेवलप हो रही है। न्यूजीलैंड चले जाओ, ये वास्तु वाली है, इनका वास्तु ऑटोमेटिकली भी सही है। वैसे देखा जाए तो भगवान ने भी, कुदरती भी ठीक है, लेकिन ये लोगों का कुछ कह लो, ब्लेसिंग्स कह लो, या टेक्निकली नॉलेज को ले लेते हैं और अडॉप्ट करते हैं नॉलेज को। तो ये लोग वास्तु बहुत छोटी छोटी चीजों में वास्तु का ध्यान रखते हैं एंड दे फॉलो द रूल्स। वास्तु का एक बहुत मेजर रूल है, कोशिश करनी चाहिए कि हर 2 से 5 साल में आप अपने घर की ऊर्जाओं को जरूर चेक कराएं। परफेक्ट। और दुकान है तो कम से कम नहीं तो साल में एक बार जरूर चेक कराएं। ठीक है, ठीक है। ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दुकान में बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं और घर क्योंकि ईंट सीमेंट और ये सब वो सब है तो घर पुराना होता है। ठीक है, प्रेफरेबल होता है कि आप उसको 10 साल बाद बेच दो, नया ले लो, सिंपल। लोगों को लगता होगा कि हमने इतनी मेहनत से लिया, 10 साल बाद बेच दो, पर ऑनेस्टली अगर आप बेच के नया बनाओगे ना तो यू विल फील गुड। ये होता है, करके देखने में पता चलता है ना, बोलने से थोड़ी ना। तो अगर आप लोग भी वास्तु कराना चाहते हो या अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते हो, अपनी शॉप का, अपनी इंडस्ट्री का, तो डॉक्टर मोनिया मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एक बार कंसल्ट जरूर करें, कांटेक्ट करें, जेन्युइन वास्तु कराना है तो। और अगर ऐसी कोई फेक रेमेडीज, लाल टेप, ग्रीन टेप लगाकर आपको अपने घर का वास्तु खुद ठीक करना है तो आपको इंटरनेट पे हजारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी वही बोलूंगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कई बार प्रॉब्लम से आपको हटना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम ही खत्म करनी पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको टेम्परेरी सोल्यूशन करके कोई फायदा भी नहीं है। इफ यू वांट परमानेंट सोल्यूशन देन शी इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। इस पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, समझा होगा, एंड यू नो दैट कि हाउ शी इज डूइंग। तो अगर आप प्लीज कंसल्टेशन करा चाहते हो, मेरी 100% रिकमेंडेशन है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही, किस टाइप का वास्तु दोष आपको लगता है, क्या फील होता है, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो कि मैं, मेरे घर में ये दिक्कत है या ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। एंड थैंक्स टू यू मैम, आप आए, आपने वास्तु के ऊपर हमने पॉडकास्ट शूट किया और शायद लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सीरियस नोट पर गया ये पॉडकास्ट। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि इतनी देर से आप हमें सुन रहे हो, आपने अपने जीवन का इतना एक बहुमूल्य 1 घंटा हमें दिया, उसके लिए दिल से आभार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम।